श्री वालिया ने क्लास का माहौल भांपते हुए ललित की ओर देखा। उन्होंने मन ही मन सोचा, आखिर यह क्या खिचड़ी पका रहा है। बिना समय बर्बाद किए उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। तभी फरहान की आवाज़ गूंजी, सर, मुझे कुछ पूछना है। पूरी क्लास चौंक गई। ललित की तरह फरहान भी क्लास में इतना ध्यान नहीं देता था। श्री वालिया ने बीच में ही पढ़ाना बंद किया और फरहान की ओर देखा। उनके मन में शक हुआ कि कहीं उसने गरुड़ के बारे में तो नहीं बता दिया। उन्होंने गंभीर होते हुए पूछा, क्या बात है, फरहान? फरहान मुस्कुराया और बोला, सर, अभी थोड़ी देर पहले ललित ने हमें कुछ बताया। मुझे नहीं पता वह सच है या नहीं। क्लास के बीच और निचले स्तर के छात्रों ने कान खड़े कर लिए। गरुड़ ने मन ही मन सोचा, यह क्या कर रहा है। हालांकि उसे इस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। उसे लगा था कि अगर मामला ठंडा पड़ गया तो बुरा होगा। श्री वालिया ने कहा, मुझे लगता है कि ललित ने तुम्हें बता ही दिया होगा, इसलिए मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। लेकिन कुछ तथ्य बताना मेरा काम है। हमारी क्लास A1 की ताकत 30 नहीं 32 है। क्लास में सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि विद्या की उदासीन आंखों में भी दिलचस्पी दिखी। श्री वालिया ने बात आगे बढ़ाई, मेरा मानना है कि उस नए छात्र में हमारी क्लास के टॉप 10 जादूगरों जितनी ताकत है। ललित अपनी सीट से उछल पड़ा, ये नामुमकिन है। ललित को यकीन नहीं हो रहा था कि गरुड़ की ताकत उससे ज़्यादा हो सकती है। बाकी छात्र भी दंग थे। श्री वालिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यकीन नहीं है तो उसे चुनौती देकर देख लो। जो भी मेरी बात पर शक करता है वह जाकर अपनी ताकत आजमा सकता है। ललित ने गुस्से में फुफकार भरी। उसने सोचा कि किसी न किसी को तो गरुड़ से लड़ना ही होगा, तभी सच सामने आएगा। फरहान ने भी यही सोचा। उसे भी इस बात में दिलचस्पी थी कि मामला आगे क्या मोड़ लेता है। क्लास A2 में पढ़ाई चल रही थी। मुझे नोट्स लिखने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। पहले मेरा दोस्त मेरा काम कर देता था, पर अब अकेले ये सब करना सिरदर्द बन गया है। मैंने सोचा, अब मुझे कोई ऐसा ढूंढना होगा जो मेरे लिए नोट्स लिख सके। लंच का समय हुआ। मेरी उंगलियां लिखते लिखते थक चुकी थीं। मैं लंच के लिए बाहर निकला। रैंक ब्लॉक में 4 कैंटीन थीं, लेकिन एक तो पूरी तरह A1 वालों ने घेर रखी थी। बाकी की 3 कैंटीन में 5 अन्य क्लासेज के छात्र थे। कि कैंटीन किसी काम की नहीं थी। मुझे आदित्य याद आया, जो ललित से बहुत डरता था। मैंने तय किया कि आज मैं मुख्य कैंटीन में खाना खाऊंगा। वहाँ का नज़ारा अलग ही था, हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थीं। मैं सीधा मुख्य काउंटर पर गया। वहाँ मौजूद अधेड़ महिला ने जैसे ही मेरी बैच देखी, उसका हाथ कांपने लगा। मैंने खाना लिया और कहा, खुशबू बहुत अच्छी है, आम कैंटीन से कहीं बेहतर। मैंने एक खाली जगह पर बैठकर खाना शुरू किया। खाना वाकई लाजवाब था। पेट भरने के बाद मैं वहाँ से उठकर अपनी क्लास की ओर चल पड़ा। मैंने मन ही मन हंसा, किसी को पता भी नहीं चला कि मैं वहाँ था। ये एक वाले सच में बेवकूफ़ हैं। वह महिला भी मुझे देखकर क्यों कांप रही थी। ज़रूर एक का कुछ खौफ होगा। स्माइलिंग फेस। नताशा बवेजा, जो मुख्य रसोइयों की टीम का हिस्सा थीं, ने जब कक्षा A2 के गरुड़ को अपनी कैंटीन में खाना खाते देखा तो वे घबरा गईं। उन्हें डर था कि कहीं कोई और यह न देख ले और उन पर सवाल न उठाए। उन्होंने तुरंत शेफ गौरव को इस बारे में सूचित करने का फैसला किया, क्योंकि शेफ गौरव के कक्षा A1 के कई छात्रों के साथ अच्छे संबंध थे। नताशा जानती थी कि गौरव ही उस खबर को आगे पहुंचा पाएंगे। कुछ ही देर में नताशा की बात सच साबित हुई। शेफ गौरव ने ये खबर अन्य स्टाफ सदस्यों को दे दी। हालांकि छात्र अभी अपनी कक्षाओं में व्यस्त थे, इसलिए उन्हें इस बारे में पता नहीं था, लेकिन शेफ गौरव ने ये जानकारी आगे बढ़ा दी थी। कक्षा A2 में गरुड़ शांति से व्याख्यान सुन रहा था और अपने नोट्स बना रहा था। वह नताशा की हरकतों से पूरी तरह अनजान था। दूसरी ओर कक्षा A1 में एक बुजुर्ग प्रोफेसर मानव शरीर रचना विज्ञान पढ़ा रहे थे। छात्र ऊब चुके थे और उनमें से ज़्यादातर उनींदे थे। तभी फरहान की घड़ी में एक नोटिफिकेशन आया। वह भी क्लास में बोर हो रहा था, इसलिए उसने तुरंत मैसेज चेक किया। मैसेज शेफ गौरव का था। उसे पढ़कर फरहान के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसे हैरानी भी हुई और गुस्सा भी। उसने सोचा कि क्या शेफ पागल हो गए हैं।
जो क्लास के बीच में ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई और छात्र उनकी कैंटीन में कैसे घुस सकता है। उसने उस मैसेज को नज़रअंदाज कर दिया और वापस लेक्चर पर ध्यान लगाने की कोशिश की। शेफ गौरव को जब फरहान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वह उलझन में पड़ गए। उन्हें लगा कि शायद फरहान पढ़ाई में मग्न है, लेकिन वे फरहान को अच्छी तरह जानते थे। फरहान पढ़ाई में नहीं, बल्कि लड़ने भिड़ने में ज़्यादा दिलचस्पी लेता था। गौरव ने सोचा कि क्या उसे अन्य छात्रों को भी मैसेज करना चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने रुकने का फैसला किया। उन्होंने मैसेज जल्दीबाजी में भेजा था और उसमें यह स्पष्ट नहीं लिखा था कि कौन आया है, इसलिए फरहान ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। ब्रेक का समय हुआ। कक्षा ए1 के कुछ निचले स्तर के छात्र पहले भी लंच के समय गरुड़ को ढूंढने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उन्हें वह नहीं मिला था। इस बार ब्रेक होते ही वे फिर सक्रिय हो गए। 5वीं मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने पूछताछ की और उन्हें पता चल गया कि गरुड़ कक्षा ए2 में है। जैसे ही वे कक्षा ए2 की ओर बढ़े, उनके भारी कदमों की आहट से वहां के छात्र घबरा गए। जब उन्होंने कक्षा ए1 के छात्रों को अपनी ओर आते देखा तो सब सहम गए। वे अपनी जगह से उठकर इधर उधर भागने लगे। कक्षा ए1 के उन छात्रों के चेहरे पर एक अहंकार भरी मुस्कान थी। उन्हें पता था कि वे भले ही अपनी क्लास में निचले स्तर के हों, लेकिन कक्षा ए2 के छात्रों की तुलना में वे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं। कक्षा ए2 के अंदर गरुड़ नोट्स लिखते लिखते थक चुका था। उसे यह बहुत उबाऊ लग रहा था। तभी उसने देखा कि क्लास में अफरा तफरी मची है। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और सोचने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। गरुड़ क्लास से बाहर जाने की सोच ही रहा था, तभी उसने उन छात्रों को वहां आते देखा। आदित्य, जो तुषार के साथ खड़ा था, ने भी उन्हें देख लिया। बाकी छात्र जहां घबराए हुए थे, आदित्य समझ गया कि यह मामला गरुड़ से जुड़ा है। तुषार ने आदित्य से पूछा, आदित्य, यह क्या हो रहा है? आदित्य ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। हालांकि वह समझ चुका था कि यह कल रात की किसी घटना से संबंधित है, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तुषार ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मुझे पक्का यकीन है कि इसका गरुड़ से कुछ लेना देना है। आदित्य ने भी सहमति में सिर हिलाया। उसी समय कक्षा ए1 के वे छात्र सीधे गरुड़ के पास आकर रुके और कड़क कर पूछा, गरुड़ कौन है? पूरे क्लास की नज़रें गरुड़ पर टिक गईं। गरुड़ ने अपनी गर्दन उठाई और सहज भाव से मुस्कुराते हुए अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं ही गरुड़ हूँ। बताए, क्या काम है? ये देखकर ए1 के छात्र थोड़े हैरान रह गए, लेकिन उनकी आंखों का तिरस्कार कम नहीं हुआ। उनमें से एक ने तंज कसते हुए कहा, हमारे लीडर ने तुम्हें साझा मंच कॉमन स्टेज पर बुलाया है। गरुड़ को बात समझ आ गई। ये साझा मंच स्कूल का पुराना स्टेडियम था जो मरम्मत के लिए बंद था। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतना कहकर गरुड़ उन लोगों के साथ चला गया। कक्षा ए2 के छात्र यह सब देख दंग रह गए। आदित्य और तुषार ने एक दूसरे की ओर देखा। आदित्य जानता था कि ललित, जो ए1 का लीडर है, ये सब कर रहा है। वह अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पाया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि बाकी छात्र फुसफुसा रहे हैं, उसने उन्हें फटकार लगाई। उसने याद दिलाया कि श्रीमती वर्मा क्लास टीचर आने ही वाली हैं। डर के मारे सब छात्र वापस अपनी जगह बैठ गए। थ्रोइंग किसेस। आदित्य ने बाकी छात्रों को वहां से जाने का इशारा किया। उसके मन में एक विचार आया। उसने पास खड़े तुषार की ओर देखा। तुषार थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसे डर था कि कहीं अध्यापक या प्रधानाचार्य उसे देख न लें। लेकिन आदित्य को लगा कि अगर वह तुषार को अपने साथ ले जाता है तो पकड़े जाने पर वह अकेला नहीं होगा। उसने तुषार से कहा कि चलो साथ चलते हैं। दोनों तेजी से साझा मंच की ओर बढ़े, क्योंकि वे इस घटना को मिस नहीं करना चाहते थे। आदित्य विशेष रूप से गरुड़ के उस आत्मविश्वास भरे चेहरे को लेकर उलझन में था जो उसने कल देखा था। गरुड़ उन छात्रों के साथ शांति से साझा मंच की ओर बढ़ रहा था। वह मन ही मन उन लोगों की मूर्खता पर मुस्कुरा रहा था। 5 मिनट बाद वे मंच पर पहुंचे जो मरम्मत के काम के कारण फिलहाल बंद था। गरुड़ को यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि ललित ने इसी सुनसान जगह को चुना है। उसे पिछले साल की यादें ताज़ा हो गईं जब यह मंच पूरी तरह चालू था।
तभी उन छात्रों ने उसे टोका, इधर उधर क्या देख रहे हो, आगे बढ़ो। गरुड़ ने सिस्टम के प्रोब फंक्शन का उपयोग करके उनकी क्षमताएं जांच ली थीं। ये छात्र आदित्य की तुलना में बस थोड़े भाग्यशाली थे क्योंकि उन्हें बेहतर मानसिक तकनीकें सीखने को मिली थीं, लेकिन उनका स्तर लगभग आदित्य जैसा ही था। गरुड़ ने तय कर लिया कि अब इसे यहीं खत्म करना है। उसे नोट्स लिखने के सिरदर्द से छुटकारा पाना था, इसलिए वह चाहता था कि यह लड़ाई स्कूल के अंदर ही निपट जाए ताकि उसे बाद में कोई परेशानी न हो। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे कदम बढ़ाया। साझा मंच के अंदर ललित बेचैनी से इंतजार कर रहा था। सुबह जब उसने क्लास में यह बात फैलाई थी तो उसे लगा था कि गरुड़ का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन श्री वालिया ने जो कहा उससे वह हक्का बक्का रह गया था। उन्हें गरुड़ की ताकत का अंदाजा था, जबकि ललित को लगा था कि शायद चारू, ब्रिजेश और मनीष पर किसी ने पीछे से हमला किया होगा, इसीलिए वे तीनों अभी तक बिस्तर से नहीं उठ पाए थे। उसे श्री वालिया की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। ललित ने पिछले 8 घंटों से अपने दोस्तों का इंतजार किया था, लेकिन कोई सुधार नहीं दिखा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कक्षा के अन्य छात्रों को गरुड़ के खिलाफ उकसाने की कोशिश की, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। अंततः उसने 6 निचले स्तर के छात्रों को डरा धमकाकर और अपने पद का रौब दिखाकर तैयार किया। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। गरुड़ उनके सामने खड़ा था। ललित ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, तुम आ गए, मुझे उम्मीद नहीं थी। गरुड़ ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा, आखिर तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे हो? ललित ने भरीकुटी तानी, क्या आदित्य ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? गरुड़ ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा, आदित्य कौन है? ये सुनकर ललित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बात करने के बजाय सीधे हमला करने का मन बनाया। गरुड़ ने तुरंत अपने मन में सिस्टम को सक्रिय किया और ललित का डेटा चेक किया। सिस्टम का पैनल सामने था। नाम, ललित। जादुई शक्ति, कांस्य युद्ध कुल्हाड़ी ब्रॉन्ज बैटल एक्स। जादुई स्तर, लेवल 1 लिमिटर। मानसिक तकनीक, ग्रेट माउंटेन एक्स तकनीक एडवांस्ड ग्रेड। कोशिका स्थिति, 20.11%। माना शक्ति, 315। प्रतिभा, मध्यम निम्न। रंग, हल्का हरा। शक्ति, 33। गति, 28। सहन शक्ति, 29। जीवन शक्ति, 27। बुद्धि, 30। आत्मा शक्ति, 31। संविधान, 29। मंत्र, 1। ग्रेट हॉरिजॉन्टल/2। ग्रेट वर्टिकल क्लीव। आंकड़ों को देखकर गरुड़ समझ गया कि ललित से सीधे आमने सामने की लड़ाई में उलझना मूर्खता होगी। ललित के गुण उससे लगभग 2 गुने थे। गरुड़ ने एक शांत चेहरा बनाए रखा, लेकिन अंदर ही अंदर वह बचने के रास्ते सोचने लगा। उसे पता था कि अपनी ग्रेविटी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना ही एकमात्र उपाय है। ललित ने अपने साथ आए छात्रों को आदेश दिया, जाओ और इसे बुरी तरह मारो, मुझे उसका लहूलुहान चेहरा देखना है। आदेश मिलते ही वे सभी छात्र गरुड़ को घेरने लगे। दूर से आदित्य और तुषार यह सब छिपकर देख रहे थे। आदित्य का दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि ललित ने उसका नाम ले लिया था। कूल, मेरे चारों ओर उन निम्न स्तर के छात्रों का घेरा देख, मैंने एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ सोचा कि ये अपनी रणनीति को लेकर कितने नादान हैं। मैं इन्हें किसी भी समय खत्म कर सकता था, लेकिन मुझे ललित पर भी नज़र रखनी थी। ललित की ताकत कोई मजाक नहीं थी, इसलिए मुझे सोच समझकर कदम उठाने थे। अचानक उनमें से एक ने हमला किया। उसकी शक्ति कोहरे का भ्रम पैदा करने की थी। भ्रम पैदा करने वाले जादूगरों में ये सबसे शक्तिशाली माना जाता है, जो दुश्मन की इंद्रियों को चकमा देकर उसे अपने जाल में फंसा लेता है। मैंने उसके चलने के तरीके से ही उसे पहचान लिया था। मुझे पता था कि उसका स्तर 10 से भी कम है, इसलिए वह मेरे लिए कोई खतरा नहीं था। मैंने उसके मंत्र पूरा करने का इंतजार किया और सही मौका देखकर अपनी शक्ति का प्रयोग किया। गुरुत्वाकर्षण का धक्का। मेरे हाथों से एक अदृश्य ऊर्जा की लहर निकली। ये लहर किसी ज्वार की तरह आए और उन सभी से टकराए। वे सब अप्रत्याशित रूप से हवा में उछले और जमीन पर जा गिरे। सबको चोट लगी और उनके मुंह से खून निकलने लगा। ललित को छोड़कर, जो मेरे दायरे से थोड़ा बाहर था, बाकी सब उस झटके की चपेट में आ गए थे।
वे सभी छात्र जमीन पर पड़े तड़प रहे थे, जिन्हें देखकर ललित का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नकारा, तुम सब के सब बेकार हो, ललित ने उन पर चिल्लाते हुए कहा। वे छात्र दर्द में थे, लेकिन ललित की बातों ने उन्हें और भी अपमानित किया। गुस्से में आकर उनमें से एक उठा और चिल्लाया, मूसलाधार वर्षा। उसने अपने जादू से मेरे ऊपर एक छोटा बादल बनाया और भारी बारिश शुरू कर दी। यह एक दुर्लभ किस्म का तत्व जादू था, जो आमतौर पर अन्य शक्तियों के साथ मिलकर खतरनाक होता है। लेकिन मुझे गीला होना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं समझ गया कि ये लोग अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं। मैंने तय किया कि अब और खेल नहीं करना है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, मैंने अपनी शक्ति का एक हिस्सा मुक्त किया। एक विशाल दबाव ने उन सभी को अपने घेरे में ले लिया। वे सब डर के मारे कांपने लगे और अंततः घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही सेकंड में वे सब बेहोश होकर गिर गए। मैंने उन्हें गंभीर चोट नहीं पहुंचाई थी, बस उन्हें शांत कर दिया था। ललित यह सब देख रहा था और उसका चेहरा गुस्से और निराशा से भर गया था। उसे उम्मीद थी कि उसके साथी गरुड़ को हरा देंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। श्री वालिया की बातें सच साबित हो रही थीं। अब ललित को यकीन हो गया था कि गरुड़ कोई मामूली छात्र नहीं है। ललित ने गुस्से में अपना मंत्र पढ़ा, महान ऊर्ध्वाधर प्रहार। उसके हाथों में कांस्य रंग की एक भारी कुल्हाड़ी उभर आई, जिसके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा चमक रही थी। उसने पूरी ताकत से वार किया। एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग मेरी ओर बढ़ी। मैंने पहले से ही भांप लिया था कि वह क्या करने वाला है, इसलिए मैं समय रहते वहां से हट गया। वह ऊर्जा जमीन से टकराए और वहां एक गहरी लकीर बन गई। हमले के प्रभाव को देखकर मुझे समझ आया कि ललित अपनी रैंकिंग के लायक क्यों है। मैंने वहां से थोड़ी दूरी बनाई और रुकने का इशारा किया। रुको, मैंने बुलंद आवाज में कहा। ललित ठिठक गया। क्या तुम्हें लगा कि तुम बातें बनाकर बच जाओगे? उसने तंज कसा। मैंने उसे और बोलने का मौका नहीं दिया और सीधे उस पर हमला बोला। ललित, तुम्हारे साथी वहां मरणासन अवस्था में पड़े हैं। क्या एक क्लास लीडर की यही जिम्मेदारी होती है? तुम्हें तो उनका रक्षक होना चाहिए था, लेकिन तुम उन्हें मौत के मुंह में ले आए। प्रधानाचार्य को पता चलेगा तो क्या होगा? क्या तुम्हें उनके नियमों की कोई परवाह नहीं है? मेरी बात सुनकर ललित थोड़ा सा कपका गया। वहीं झाड़ियों में छिपे आदित्य और तुषार यह सब देख रहे थे। वे पसीने से तरबतर थे। आदित्य के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि एक सप्ताह पहले तक साधारण रहने वाला गरुड़ अब ललित जैसे सीनियर छात्र को टक्कर दे रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे सुरक्षा गार्डों को बुलाना चाहिए। कूल, आदित्य ने मन ही मन सोचा कि ललित इस मामले को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वह गरुड़ को अपने साथियों की तरह बिस्तर पर नहीं लिटा देता। गरुड़ के तर्कों का ललित पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। ये स्थिति आदित्य के लिए और भी खतरनाक होती जा रही थी। उसे लगा कि गरुड़ सामान्य छात्रों से कहीं ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उसने फैसला किया कि भविष्य में वह उससे कुछ दूरी बनाए रखेगा। हालांकि अभी की स्थिति को देखते हुए आदित्य ने सुरक्षा रक्षकों को सूचित करने का निर्णय लिया ताकि वह खुद किसी मुसीबत में न फंसे। अगर स्कूल प्रबंधन को पता चला कि वह वहां मौजूद था और उसने कुछ नहीं किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। उसने सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज भेज दिया और राहत की सांस ली। फिर उसने तुषार से कहा कि वे वापस क्लास चलें क्योंकि सुरक्षा रक्षक जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। तुषार, जो एक मूर्ति की तरह खड़ा था, बिना किसी सवाल के आदित्य के साथ वहां से निकल गया। सुरक्षा विभाग की इमारत में मार्कस कोल अपनी ड्यूटी पर तैनात था। सामान्यतः वहां हेल्पलाइन नंबर पर कोई कॉल या मैसेज नहीं आता था, इसलिए सब कुछ शांत रहता था। लेकिन तभी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमका। मार्कस ने जैसे ही मैसेज देखा, वह हैरान रह गया। आदित्य ने मैसेज में लिखा था कि कक्षा A1 का लीडर ललित कक्षा A2 के एक छात्र गरुड़ के साथ लड़ रहा है। मार्कस तुरंत अपनी सीट से उठा और साझा मंच की ओर दौड़ पड़ा ताकि किसी को गंभीर चोट न आए। साझा मंच के अंदर ललित अपनी जादुई कुल्हाड़ी से गरुड़ पर लगातार हमले कर रहा था। गरुड़ बड़ी चतुराई से खुद को बचा रहा था और ललित से दूरी बनाए हुए था। ललित गुस्से में दहाड़ रहा था, भाग क्यों रहे हो? सामने आओ।
गरुड़ के चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसका दिमाग किसी समाधान की तलाश में था। तभी उसे अपने पीछे किसी के आने का आभास हुआ। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपनी ओर आता दिखाई दिया। उसने उसे पहचान लिया और मन ही मन सोचा कि अब खेल में नया मोड़ आ गया है। ललित ने भी उसे देख लिया और फौरन अपनी कांस्य जादुई कुल्हाड़ी गायब कर दी। वह हैरान था कि सुरक्षा रक्षक को कैसे पता चला। ललित को लग रहा था कि अगर रक्षक हस्तक्षेप न करता तो गरुड़ जल्द ही उसकी चपेट में आ जाता। मार्कस कोल ने अंदर आते ही वहां बेहोश पड़े छात्रों को देखा। उसने तुरंत भागकर उनकी नब्ज जांची और राहत की सांस ली। उन्हें गंभीर चोट नहीं आई थी। उसने कुछ ऊर्जा की गोलियां उनके मुंह में डालीं, जिससे वे धीरे धीरे होश में आने लगे। मार्कस ने अपनी ठंडी नज़रें गरुड़ और ललित पर डालीं। हालांकि उसे पूरी घटना नहीं पता थी, लेकिन उसने बैच देखकर समझ लिया कि मामला क्या है। कक्षा A2 का एक छात्र और बाकी कक्षा A1 के छात्र। माहौल में सन्नाटा था, कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उधर श्री वालिया अपने केबिन में आराम कर रहे थे, तभी उन्हें मार्कस का मैसेज मिला। मैसेज पढ़ते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें डर था कि ललित ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। उनकी योजना गरुड़ को अपनी क्लास में भर्ती करने की थी, लेकिन अब ललित ने उस पर हमला करके सब कुछ खत्म कर दिया था। गुस्से में भरकर वे तुरंत साझा मंच की ओर चल पड़े। श्रीमती वर्मा को भी जब ये सूचना मिली तो उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और भारी मन से साझा मंच की ओर निकल पड़ीं। साझा मंच पर गरुड़ ने मार्कस को गौर से देखा। वह इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए तैयार था। वह जानता था कि अब वह इस पूरे मामले में पीड़ित है, इसलिए उसे कुछ दिन आराम करने का मौका मिल सकता था। ललित अभी भी उसे घूर रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई बहाना नहीं था। तभी गरुड़ को कदमों की आहट सुनाई दी। उसने देखा कि श्री वालिया गुस्से से भरे वहां पहुंच रहे थे। स्माइलिंग फेस। श्री वालिया ने ललित की ओर देखते हुए गुस्से में पूछा, ललित, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने है? ललित और उसके साथ के छात्र बुरी तरह घबरा गए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। ललित ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके गले में ही फंस गए। वह अंदर ही अंदर परेशान था, क्योंकि एक कक्षा शिक्षक के रूप में श्री वालिया को उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट थी। तभी कदमों की आहट के साथ श्रीमती वर्मा वहां पहुंची। उनका चेहरा तमतमाया हुआ था। गरुड़ को देखते ही उन्होंने पूछा, क्या हुआ यहाँ? मैंने राहत की सांस ली और स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा, मैम, ललित और उसके साथियों ने मुझे सबक सिखाने की कोशिश की थी। हमारे बीच हाथापाई शुरू हुई, लेकिन शुक्र है कि मार्कस कोल समय पर आ गए और हमें रोक लिया। मैंने बिना किसी बनावटी कहानी के सीधा सच बताया। मार्कस कोल ने मेरी ओर प्रशंसा भरी नज़रों से देखा। उन्हें ये बात अच्छी लगी कि मैंने विक्टिम कार्ड खेलने के बजाय सच बोला। श्री वालिया, जो पहले से ही परेशान थे, ने सोचा कि क्यों न गरुड़ को अपनी ओर किया जाए। उनके पास कुछ दुर्लभ वस्तुएं थीं जो उनके लिए बेकार थीं, और उन्होंने सोचा कि एक ग्रेड 1 का दुर्लभ फूल देकर इस मामले को यहीं रफा दफा किया जाए। श्रीमती वर्मा की नाराजगी अब थोड़ी कम हुई थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि गलती कक्षा A1 के छात्रों की ही है। उन्होंने श्री वालिया की ओर मुड़कर कहा, A1 के टीचर, लगता है आप प्रधानाचार्य की चेतावनी भूल गए हैं। आपने अपने छात्रों को मेरे छात्र पर हमला करने के लिए उकसाया। अगर मार्कस यहाँ न होते तो क्या होता? श्री वालिया ने बात काटते हुए सफाई दी, नहीं, मैंने किसी को गरुड़ को निशाना बनाने के लिए नहीं कहा। ये लड़का उन घायल छात्रों का दोस्त है, शायद आवेग में आकर इसने ऐसा किया। ललित गुस्से में दांत पीसता रहा। उसे समझ आ गया था कि अब उसका भविष्य श्री वालिया के हाथों में है। श्री वालिया नहीं चाहते थे कि यह बात प्रधानाचार्य तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने गरुड़ की ओर रुख किया और कहा, गरुड़, केवल तुम ही इस मामले को सुलझा सकते हो। मैं वादा करता हूं कि कक्षा A1 का कोई भी छात्र अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। श्रीमती वर्मा ने व्यंग्य से पूछा, वालिया, आप हमें क्या समझ रहे हैं? श्री वालिया ने परेशान होकर कहा, मैं बिना किसी मुआवजे के यह नहीं कह रहा। मैं समझौते के बदले गरुड़ को एक ग्रेड 1 का दुर्लभ फूल दूंगा। श्रीमती वर्मा चकित रह गईं।
एक ग्रेड 1 का दुर्लभ फूल किसी नए जादूगर के लिए बहुत कीमती होता है। उन्होंने गरुड़ की ओर देखा, जो सहमति के लिए उनकी ओर देख रहा था। उन्होंने कहा, अगर आप वाकई वह दुर्लभ वस्तु देने को तैयार हैं, तो हम एक शर्त पर इस मामले को खत्म कर सकते हैं। श्री वालिया ने पूछा, क्या शर्त है? जैसा आपने कहा, ललित गरुड़ को परेशान नहीं करेगा, लेकिन साथ ही कोई भी एक छात्र मेरी क्लास A2 के किसी भी छात्र को तंग नहीं करेगा। श्रीमती वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। श्री वालिया ने अनिच्छा से सहमति जताई, ठीक है, मंजूर है। उन्होंने गरुड़ से कहा कि क्लास खत्म होने से पहले उन्हें वह फूल मिल जाएगा। मार्कस कोल, जो ये सब देख रहे थे, ने मुस्कुराते हुए कहा कि चूंकि कोई घायल नहीं है और बस जमीन को थोड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए मामला यहीं बंद किया जा सकता है। श्री वालिया ने हर्जाना भरने की जिम्मेदारी ली और मार्कस वहां से चले गए। श्री वालिया अपने छात्रों को लेकर वहां से चले गए और गरुड़ व श्रीमती वर्मा वहां अकेले रह गए। श्रीमती वर्मा ने गरुड़ से कहा कि उसने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि वह दुर्लभ फूल बहुत महंगा आता है। गरुड़ मन ही मन सोचने लगा कि उस फूल का इस्तेमाल वह अपनी प्रतिभा टैलेंट बढ़ाने के लिए कर पाएगा या नहीं। वे वापस क्लास की ओर चल पड़े। उधर प्रधानाचार्य कॉल अपने केबिन में रिपोर्ट्स देख रहे थे। वे एक जादूगर स्कूल चलाने के भारी बोझ से दबे हुए थे। तभी उनके डेस्क पर रखा एक रून जादुई संकेत अचानक चमकने लगा। उन्होंने अपने सहायक को बाहर जाने का इशारा किया और रून के जरिए संपर्क साधा। काले घेरे के केंद्र में एक नकाबपोश आकृति दिखाई दी। प्रधानाचार्य ने गंभीर स्वर में पूछा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे किसी को मरवाना है। उस आकृति ने ठंडे लहजे में कहा, अगर वह लेवल 4 का जादूगर है, तो मैं ये काम नहीं करूंगा। पिछली चोट अभी ठीक नहीं हुई है। प्रधानाचार्य कॉल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वे सोच में डूब गए। कूल, मेरे पास समय नहीं है, जो काम है वो कहो, उस काली आकृति ने गंभीर आवाज में कहा। उसे प्रधानाचार्य कॉल की हिचकिचाहट समझ नहीं आ रही थी। प्रधानाचार्य कॉल ने जवाब दिया, तुम्हें गरुड़ नाम के एक छात्र को खत्म करना है, जो हमारे स्कूल में पढ़ता है। ये सुनते ही वह आकृति एक पल के लिए हैरान हुई, लेकिन तुरंत संभल गई। ऐसी हत्याएं उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। हालांकि कॉल के मुंह से ऐसा सुनकर उन्हें थोड़ी हैरानी जरूर हुई थी, लेकिन उन्होंने कॉल के निजी मामलों में दखल देना सही नहीं समझा। उन्होंने बस सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, उसकी जानकारी भेज दो। काम पूरा होते ही मैं तुमसे संपर्क कर लूंगा। इतना कहते ही वह जादुई रून धुंधला हो गया और संपर्क टूट गया। कॉल ने राहत की सांस ली। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ कि उसने कोई फालतू सवाल नहीं किए। वे अंधकार संघ डार्क लीग के पॉइजन डैगर गिरोह के साथ काम करना पसंद करते थे। गरुड़ के भाग्य के बारे में सोचते हुए उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। उस लड़के का अंत तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन उसने गंगा अकादमी में दाखिला लिया था। अब उसे अंधकार संघ के निर्देशों का पालन करना ही था, वरना वे उसे खुद मार देते। कक्षा में गरुड़ शांति से व्याख्यान सुन रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि आज कितनी जल्दी हालात बदल गए। ललित वाकई बेवकूफ था, उसने गरुड़ की ताकत का गलत अंदाजा लगाया, वरना वह ऐसी योजना कभी नहीं बनाता। गरुड़ के लिए चिंता की बात ललित की वह शक्ति थी जो उसने साझा मंच पर दिखाई थी। श्री वालिया ने भले ही वादा किया हो, लेकिन क्या वाकई कक्षा A1 के छात्र उनकी बात मानेंगे? गरुड़ ने मेज पर उंगलियां थपथपाते हुए गहराई से सोचा। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अब लूटपाट लूटिंग ही एकमात्र रास्ता बचा था। ये सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन यही सच था। ईमानदारी से काम करके पैसे कमाने में महीनों लग जाते और उस कमाई से दुर्लभ खजाना खरीदना नामुमकिन था। उसने तय कर लिया था कि कक्षा A1 के अमीर छात्रों को ही निशाना बनाना होगा। उसने आदित्य पर भी गौर किया था, जो क्लास में तो साधारण दिखता था, लेकिन उसके हाव भाव किसी रईस घराने की संतान जैसे थे। ऐसे लोगों से उलझना सही नहीं था, लेकिन बाकी छात्र ठीक थे। प्रधानाचार्य की चेतावनी के कारण वह अभी उन्हें छोड़ रहा था, वरना वह उन्हें सबक सिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ये सोचते ही उसके चेहरे पर स्पष्टता और राहत आ गई। उधर आदित्य और तुषार खामोशी से क्लास में बैठे थे।
आदित्य बार बार गरुड़ की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा हंगामा होने के बाद भी गरुड़ इतना शांत कैसे है। उसे लग रहा था कि ललित को कोई न कोई सजा जरूर मिली होगी। उसने गरुड़ की जादुई ताकत देख ली थी और अब वह समझ गया था कि क्यों टैबू शक्तियों वाले लोगों को इतना सम्मान मिलता है। उसने ठान लिया था कि अब वह गरुड़ से उलझने की गलती नहीं करेगा। क्लास खत्म होते ही गरुड़ बाहर निकलने के लिए उठा। उसे लिफ्ट के पास श्री वालिया मिले। उन्होंने गरुड़ को एक कांसे के रंग का स्टोरेज ब्रेसलेट भंडारण कंगन थमाते हुए कहा, ये रहा तुम्हारा हर्जाना। गरुड़ हैरान रह गया। वह तो किसी दुर्लभ फूल की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ये स्टोरेज ब्रेसलेट क्या था? उसने बिना ज्यादा सवाल किए उसे अपनी कलाई पर पहना और कहा, शुक्रिया श्री वालिया, लेकिन मुझे अभी जल्दी है। वह तुरंत वहां से निकल गया। श्री वालिया उसे कुछ और समझाना चाहते थे, लेकिन गरुड़ उनकी बात सुने बिना ही चला गया। स्कूल के बाहर पहुंचकर गरुड़ एक एकांत जगह पर छिप गया। उसे पता था कि कक्षा A1 के छात्र अभी नहीं निकले हैं। थोड़ी देर बाद भीड़ बाहर आने लगी। गरुड़ ने आदित्य और तुषार को जाते हुए देखा, लेकिन उसे उन पांचों की तलाश थी जो पहले लड़े थे। कुछ मिनट बाद उसे ललित दिखाई दिया। ललित के साथ ब्रिजेश, चारू और मनीष भी थे। गरुड़ समझ गया कि वे तीनों अब ठीक हैं। वे आपस में गरुड़ के बारे में ही बातें कर रहे थे। ललित असंतोष के साथ बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि श्री वालिया ने आखिर में घुटने टेक दिए। ब्रिजेश ने कहा, तुम कह रहे थे कि प्रधानाचार्य ने वालिया को चेतावनी दी थी, तो वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम पीड़ित हैं, गरुड़ नहीं। चारू गुस्से में थी। अगर गरुड़ कक्षा A2 में छिपकर न बैठा होता तो क्या वह हमसे बच पाता? उन्हें लग रहा था कि प्रधानाचार्य कॉल ही गरुड़ की मदद कर रहे हैं, इसीलिए श्री वालिया ने उसे खजाना देकर शांत किया। ललित ने तय किया कि वे बदला जरूर लेंगे। ब्रिजेश ने एक नया सुझाव दिया, हम उसे स्कूल के अंदर तो परेशान नहीं कर सकते क्योंकि वालिया ने वादा किया है, लेकिन क्यों न हम उसे अपनी क्लास में ट्रांसफ़र करवा लें। ये सुनकर ललित की आंखें चमक उठीं। ये वाकई एक शानदार योजना थी। अगर वे उसे कक्षा A1 में ले आएं, तो वे उसे आसानी से ठिकाने लगा सकते थे। उन्हें बस 6 महीने का इंतजार करना था, जब कुछ छात्र वहां से स्नातक ग्रेजुएट होकर निकल जाएंगे और जगह खाली हो जाएगी। स्माइलिंग फेस। आर्यन और उसके दोस्त इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या विक्रम को अपनी क्लास में शामिल करना सही होगा। अगर उनकी योजना सफल रही तो बदला लेना बहुत आसान हो जाएगा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहा, इसके लिए हेडमास्टर की मंजूरी लेनी होगी और मुझे लगता है कि हमें टॉप 5 रैंकर्स की मदद की भी जरूरत पड़ेगी। उसने जो कहा वह स्पष्ट था। अगर सब एक साथ आ जाएं तो काम आसान हो जाएगा, लेकिन वह जानता था कि ऐसा होना मुश्किल है। आर्यन ने कहा, चलो अभी चलते हैं, कल बात करेंगे। उसके बाकी दोस्तों ने हामी भरी और वे स्कूल गेट से बाहर निकल गए। मैं वहीं पास में छिपा था और उन्हें बाहर जाते हुए देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि वे चारों क्या खिचड़ी पका रहे थे, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा था कि इरादे नेक नहीं हैं। मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और अपने असल काम पर ध्यान केंद्रित किया। माया जाल अलूजन मिस्ट का जादूगर स्कूल से निकलकर एक सुनसान इलाके की तरफ बढ़ रहा था। वह जगह मुख्य रास्ते से काफी दूर थी। कुछ ही दूरी पर एक झूलता हुआ पुल था और उस पुल के पार रिहायशी बस्तियां थीं। मैंने सोचा कि शायद वही उसका घर हो। मैंने तय किया कि पुल तक पहुंचने से पहले ही उसे खत्म कर देना सही रहेगा। मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। वह बिल्कुल बेफिक्र होकर चल रहा था और उस रास्ते पर उसके अलावा कोई और नहीं था। यह मेरे लिए सबसे उपयुक्त समय और जगह थी। तभी वह अचानक रुक गया। मैंने देखा कि वह पुल की तरफ जाने के बजाय चारों ओर देख रहा था। जब उसे लगा कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा, तो वह वहीं रुक गया। मुझे लगा कि वह किसी का इंतजार कर रहा है। लगभग 10 मिनट बाद उसे एक फ़ोन आया। उसने फ़ोन पर बात की और कुछ देर बाद एक अजनबी वहां पहुंचा। मैंने ध्यान से देखा, उस अजनबी के शरीर से कोई ऊर्जा का प्रभाव महसूस नहीं हो रहा था, यानी वह एक साधारण इंसान था। उसने काले कपड़े, काला कोट और काले रंग की हैट पहनी थी।
मैंने मन ही मन सोचा कि आजकल के लोगों का फैशन सेंस कितना अजीब है। वह जादूगर, जो ब्लू पैंट और जैकेट पहने हुए था, उस अजनबी से तो बेहतर ही दिख रहा था। मैंने अपना सिर पीटा। मैं यहाँ उसे मारने आया था और यहाँ उसके कपड़ों की आलोचना कर रहा था। तभी अजनबी ने उसे कुछ सामान दिया, जिसे उस जादूगर ने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रख लिया। वह एक डिलीवरी वाला था। जब वह अजनबी वहां से चला गया, तो वह जादूगर फिर से पुल की तरफ बढ़ने लगा। मैं अपने छिपने की जगह से निकला। जब मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया, तो मैंने फुसफुसाते हुए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, ग्रेविटी फील्ड। एक जोरदार गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने 500 मीटर के दायरे में उसे अपने शिकंजे में ले लिया। वह संभल भी नहीं पाया और अचानक बड़े दबाव के कारण उसके मुंह से खून निकल आया। उसका पूरा शरीर जमीन पर बुरी तरह पिचक गया और वह एक पल के लिए बेहोश हो गया। उसे सोचने का मौका तक नहीं मिला। मैंने फौरन गुरुत्वाकर्षण का दबाव और बढ़ा दिया ताकि वह पूरी तरह खत्म हो जाए। जब मुझे यकीन हो गया कि उसकी जान निकल चुकी है, तो मैंने उसके हाथ से वह स्टोरेज ब्रेसलेट उतार लिया। लेकिन तभी मेरे मन में एक दुविधा आई। क्या इस ब्रेसलेट में कोई ट्रैकिंग चिप या निशान हो सकता है? आजकल के शक्तिशाली परिवारों के बच्चे अक्सर सुरक्षा के लिए ऐसी चीजें रखते हैं। मैंने जोखिम नहीं लेने का फैसला किया। आज के दौर में कुछ जादूगर बिना किसी जानकारी के भी कातिलों को ढूंढ लेते हैं, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं ये सामान अपने घर नहीं ले जाऊंगा। कूल। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने एक गहरी सांस ली। पिछले कुछ घंटों में बहुत कुछ बदल गया था। मैं अपने कमरे की ओर बढ़ गया। बाहर अंधेरा गहरा रहा था। मुझे जल्दी अंदर जाना था, इससे पहले कि मेरे पिता ब्रजमोहन मुझ पर सवालों की बौछार कर दें। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, पीछे से एक भारी आवाज आई, इतनी देर कहाँ थे? ब्रजमोहन ने उलझन भरी नजरों से मेरी ओर देखा। वे अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनका बेटा, जो कभी बाहर जाना पसंद नहीं करता था, आजकल अचानक इतना सक्रिय कैसे हो गया है। मैंने संभलते हुए जवाब दिया, दोस्तों के साथ था पापा। मेरे चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। ब्रजमोहन ने एक बार फिर मुझे परखा और फिर उनके चेहरे से शक के बादल छंट गए। उन्हें लगा कि शायद उनके बेटे ने नए दोस्त बना लिए हैं। वे इस बात से खुश थे कि मैं अब किसी न किसी गतिविधि में शामिल हो रहा हूं, इसलिए उन्होंने आगे कोई पूछताछ नहीं की। उन्होंने बस मुझे फ्रेश होने के लिए कहा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, उन्हें मेरे भविष्य की चिंता कम होने लगी थी। हालांकि उन्हें अभी भी मेरे बड़े भाई बलराम की चिंता थी। अपने कमरे का दरवाजा बंद करते ही मैं बिस्तर पर ढह गया। पिछले कुछ घंटों की घटनाएं मेरे दिमाग में फिल्म की तरह चल रही थीं। मैंने एक को तो ठिकाने लगा दिया था, लेकिन बाकी के बारे में क्या? मैंने आंखें बंद करते हुए सोचा। हालांकि मैंने खुद को समझाया कि बड़ी सफलता पाने के लिए जोखिम उठाना ही पड़ता है। मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था, लेकिन वह स्टोरेज ब्रेसलेट मेरी परेशानी बढ़ा रहा था। तभी मुझे वशिष्ठ सर द्वारा दी गई उस भेंट की याद आई, जो उन्होंने स्कूल से निकलते समय मुझे दी थी। मैंने उठकर उसे बाहर निकाला। वह एक दुर्लभ फूल था। उसकी खुशबू कमरे में फैल गई। वह इतनी तीव्र थी कि मुझे थोड़ी देर के लिए चक्कर आने लगा और मुझे तुरंत ब्रेसलेट बंद करना पड़ा। मैंने अपने सिर को दबाया और सोचा कि इसे इस्तेमाल करने के लिए एक सही जगह चाहिए, वरना इसका असर खत्म हो जाएगा। कौशल या जिम इसके लिए एक सुरक्षित जगह हो सकती है, क्योंकि घर पर पिता को इसकी भनक लग गई तो पूछताछ शुरू हो जाएगी। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी ताकि मैं अपने लिए एक अलग घर ले सकूं और उसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ तैयार कर सकूं। इन्हीं विचारों के साथ मैं कब सो गया, पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं समय से पहले ही उठ गया। अपने काम के पहले दिन को लेकर मैं उत्साहित था। आईने में खुद को देख मैंने एक हल्की मुस्कान दी। मैंने ग्रे हुडी और हरे रंग की कार्गो पैंट पहनी थी। मुझे नहीं लगता था कि पार्ट टाइम काम के लिए बहुत औपचारिक कपड़ों की जरूरत है, और मुझे उम्मीद थी कि कैप्टन तपन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। जब मैं नीचे गया तो माँ लीला ने मुझे देखा। वीकेंड पर मैं देर तक सोता था, इसलिए मुझे तैयार देखकर उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने कुछ पूछा नहीं और मैंने भी ज़्यादा बातचीत नहीं की। नाश्ता करने के बाद मैंने माँ को विदा कहा और घर से निकल गया।
मैंने एक एयर टैक्सी ली जो मुझे सीधे ट्रेन स्टेशन तक ले गई। सफ़र के दौरान ही मेरी घड़ी बजी। कैप्टन तपन का कॉल था। स्क्रीन पर उनका नाम देखते ही मैंने कॉल उठाया। तुम अभी कहाँ हो, गरुड़? उनकी भारी आवाज़ सुनाई दी। कैप्टन, मैं बस घर से निकला हूँ। क्या हुआ? मैंने पूछा। यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा, कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैंने मन ही मन उन्हें कोसा। ये लोग मुझे सही रास्ते पर चलने ही नहीं देते। मुझे फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की तलब होने लगी थी। तपन और उनकी टीम के लोग अपने काम में माहिर तो थे, लेकिन वे काफ़ी स्वार्थी थे। तपन को तो बस अपने रसूख और पैसों की चिंता थी। उन्हें मेरे अंदर एक नई उम्मीद दिखी थी, इसीलिए वे मुझे इतना महत्व दे रहे थे। लेकिन अगर उन्होंने मुझे सिर्फ अपना एक मोहरा समझा तो अंजाम बुरा होगा। उधर लालपुर के पुलिस मुख्यालय में कैप्टन तपन के ऑफिस में चर्चा चल रही थी। वहां मौजूद आर्यन ने पूछा, कैप्टन, क्या वह आ रहा है? आर्यन इस बात को लेकर असहज था कि तपन एक छात्र, गरुड़, को इतने बड़े मिशन में शामिल कर रहे थे। उसे लगता था कि तपन सिर्फ अपना कद बढ़ाने के लिए इस लड़के का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे डर था कि अगर कुछ गलत हुआ तो न सिर्फ गरुड़ की जान जाएगी, बल्कि उनका मिशन भी फेल हो जाएगा। बेचारा लड़का, इतनी प्रतिभा है पर गलत हाथों में पड़ गया है, आर्यन ने मन ही मन सोचा। तपन को उसकी चिंता से कोई लेना देना नहीं था, वे तो बस अपनी सफलता देख रहे। स्माइलिंग फेस। ट्रेन मुख्य शहर के प्लेटफॉर्म पर धीमी हुई और रुक गई। भीड़ कोच से बाहर निकलने की जल्दी में थी, इसलिए मैं भी धीरे धीरे बाहर निकल आया। बाहर की हलचल देखकर मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। यहाँ की भीड़ देखकर किसी के लिए भी यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि कौन किस पेशे में है। राजधानी के उलट, यहाँ सामान्य इंसानों और जादूगरों के बीच कोई खास भेदभाव नहीं था। कम से कम हमारे शहर में तो स्थिति काफ़ी सामान्य थी। मैं पैदल ही हेडक्वार्टर की ओर बढ़ गया। सड़क पर ट्रैफिक न के बराबर था, इसलिए मुझे पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अंदर जाने पर रिसेप्शन पर वह आदमी नहीं था जो आमतौर पर नए लोगों का मार्गदर्शन करता था। मैंने सिर हिलाया और लिफ्ट लेकर सीधे कैप्टन के फ्लोर पर पहुंच गया। दरवाज़ा खुला और मैं अंदर दाखिल हुआ। अंदर 5 लोग मौजूद थे, जिनकी नज़रें सीधे मुझ पर थीं। वाइस कैप्टन आर्यन मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मेरा ध्यान कैप्टन तपन पर था। कैप्टन तपन ने मुझे देखते ही राहत भरी सांस ली। उन्होंने मुझे जल्दी इसलिए बुलाया था क्योंकि उन्हें अपराधियों के ठिकाने के बारे में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मिली थी। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो समय पर आने वाली नई जानकारी को मॉनिटर कर सके और डेटा की पुष्टि कर सके। कैप्टन तपन ने खांसते हुए बात शुरू की, गरुड़, हमें कुछ दुष्ट जादूगरों के बारे में जानकारी मिली है। चूंकि आज तुम्हारा पहला दिन है, तो तुम्हें यहीं रुककर हमारी मदद करनी होगी। मैंने शांत भाव से कहा, ठीक है कैप्टन, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। तभी आर्यन बीच में बोल पड़े, कैप्टन, यह अभी सिर्फ एक स्कूल का बच्चा है, इसे ये सब काम नहीं आता। तपन ने आर्यन को सख्त नज़रों से देखते हुए टोका, आर्यन, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। आर्यन चुप हो गए, लेकिन उनकी नज़रों में अब भी तंज था। वे चाहते थे कि मैं स्कूल में पढ़ाई करूं, न कि यहाँ अपना समय बर्बाद करूं। कैप्टन ने मुझे अपने पास बुलाया और बाकी टीम के सदस्यों से कहा, आप सभी बाहर इंतज़ार करें। उनके जाने के बाद तपन कमरे के एक कोने में गए और वहां बने एक गुप्त तंत्र को दबाया। एक और दरवाज़ा खुल गया, जिसे पहले कोई नहीं देख सकता था। अंदर कई मॉनिटर लगे थे और बीच में 5 छल्लों वाला एक बड़ा सा रुन सकल बना था। मैंने पूछा, कैप्टन, इस रुन का क्या काम है? तपन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक वन वे टेलीपोर्टेशन सकल है, जिसे तुम समनिंग सकल भी कह सकते हो। मैं हैरान था, ऐसी चीज़ें मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी थीं। तपन ने मुझे बिना ज़्यादा समय गंवाए अगले 15 मिनट में सर्वर पर काम करना, क्राइम रिपोर्ट्स को मॉनिटर करना और डेटा कलेक्ट करना सिखाया। ये काम उतना मुश्किल नहीं था, बस रोज़मर्रा के कामों से थोड़ा एडवांस था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद तपन ने कहा, गरुड़, बाकी का टूर मैं किसी और दिन करवा दूंगा।
अभी बस अपने काम पर ध्यान दो। तपन ने मुझे मास्टर की कोड दिया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मैंने राहत की सांस ली। वे काफ़ी गंभीर थे, लेकिन उनके सिखाने का तरीका प्रभावी था। मैंने डेस्क पर बैठकर चारों ओर देखा। उस समनिंग शकल पर मेरी नज़र फिर गई। मुझे बस उम्मीद थी कि उस शकल से अचानक कोई बाहर न आ जाए। बाहर कैप्टन तपन की टीम मिशन के लिए तैयार थी। आर्यन ने उनसे कहा, कैप्टन, देर हो रही है, हमें निकलना चाहिए। तपन ने हामी भरी और पूरी टीम एयर कार में बैठकर रवाना हो गई।